नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। भारतीय राज्य व्यवस्था प्रीवियस ईयर सीरीज में आप सभी का विशेष स्वागत है। प्रीवियस ईयर सीरीज में हम लोगों ने कवर किया है एसएससी में आने वाले समस्त क्वेश्चनों को, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत आने वाले एग्जाम्स के सारे क्वेश्चंस के बारे में, उत्तर प्रदेश पुलिस और रेलवे एग्जाम्स को। इसके साथ ही इंपॉर्टेंट उन सभी लोगों के लिए हो जाती है जिनके में अगर आपके पॉलिटी आ रही है तो आपके लिए तो बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आज हम लोग चर्चा करेंगे डीपीएसपी के बारे में। डीपीएसपी होता क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। मतलब ये वो पॉलिसीज हैं जो राज्य पर लागू तो की जाएंगी परंतु राज्य की कैपेबिलिटी आने पे, मतलब भारतीय संविधान में एक आदर्श राज्य बनाने की संकल्पना प्रस्तुत की गई, परंतु ये आदर्श राज्य बनाने के लिए तत्कालीन दशाएं ऐसी नहीं थी कि सब पे पूर्णतः लागू की जा सके। तो डीएसपी का एक नया कॉन्सेप्ट रखा गया जो एक विशेष आयोग है, विशेष तरह का आयोग है। इसमें आर्टिकल 36 से लेके 51 तक चर्चा की जाती है और ये भारतीय संविधान के भाग 4 का एक पार्ट है। किस भाग में इसका वर्णन किया गया? ये भारतीय संविधान के भाग 4 में आता है। भाग 4 के अंतर्गत भाग 4 में डीपीएसपी के बारे में चर्चा करता है। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। अब हम लोग ये क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। डीपीएसपी कहता क्या है? आदर्श साम्राज्य की या आदर्श राज्य की स्थापना के बारे में पुरजोर और समर्थन करता है कि किस आधार पर आदर्श राज्य की संकल्पना प्रस्तुत की जाएगी। आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि महात्मा गांधी की वास्तविक छवि हमें भारतीय संविधान के किस पार्ट्स में देखने को मिलती है? तो याद रखिए, महात्मा गांधी की वास्तविक छवि हमें भारतीय संविधान के डीपीएसपी अर्थात भाग 4 आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक देखने को मिलती है। ये इसका स्रोत क्या था? ये भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया। भारत को कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए अत्यधिक लागू की गई। भारत को कल्याणकारी राज्य बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। भारत को कल्याणकारी राज्य बनाने हेतु कल्याणकारी राज्य बनाने ना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब ये पॉइंट्स क्यों कवर किए? ताकि आने वाला कोई भी डिटेल का क्वेश्चन हो तो आपकी नजरों से बाहर नहीं जाना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए है क्या। 36 से 51 तक के बारे में चर्चा की गई तो सेम ही है। आर्टिकल 36 क्या कहता है? आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा के बारे में बताता है। आर्टिकल 37 बताता है कि डीपीएसपी न्यायोचित नहीं है। डीएसपी के आधार डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व के आधार पर आप न्याय नहीं ले सकते हैं, परंतु ये राज्यों को स्वैच्छिक दिया गया है कि अगर उनकी समर्थता होगी तो ये सभी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, अर्थात कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाएगी। अब हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। हाँ, उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से। सेशन अगर पसंद आए तो सेशन को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। तो चलिए सिलेक्शन के प्रति नए कदम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत में आर्थिक रूप से कमजोर विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षण और आर्थिक हितों का संवर्धन निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? देखिए, जब कभी भारत में आर्थिक रूप से कमजोर विशेषतः एससी एसटी के शिक्षण और आर्थिक हितों के संवर्धन अर्थात उनमें वृद्धि के बारे में चर्चा करेगा तो ये चर्चा भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, जिसका वर्णन भारतीय संविधान में भाग 4 आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक किया गया। परंतु अगर आपसे कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है, सिर्फ इतना ना पूछा था, ये भी पूछ सकता है कि ये किस आर्टिकल में वर्णन है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 46 में वर्णन किया गया। आर्टिकल 46 क्या कहता है? एससी एसटी, लिख लीजिएगा, एससी एसटी तथा जनता के दुर्लभ आय वर्गों का जनता में दुर्बल वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों वर्गों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों तथा सामाजिक न्याय के संवर्धन का प्रावधान प्रावधान रखा गया। संवर्धन का प्रावधान रखा गया है। ठीक, कंफर्म हुआ। आर्टिकल 46 क्या कहता है? आर्टिकल 46 कहता है एससी एसटी तथा जनता के दुर्बल वर्गों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों का सामाजिक न्याय के संवर्धन का प्रावधान आर्टिकल 46 के अंतर्गत किया गया। आर्टिकल 36 से लेकर 51 का एक पार्ट हुआ जो भाग 4 में वर्णित है। इसमें वर्णन किया गया डीपीएसपी के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसीज के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, भारतीय संविधान में न्याय संगत व मनोउचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता सुनिश्चित करने के लिए उपबंध को किसके रूप में शामिल किया गया है?
चार ऑप्शन देखिए। मौलिक अधिकारों के दौरान प्रसूति के बारे में चर्चा करते हैं, मातृत्व अवकाश के बारे में चर्चा करता है, परंतु यहाँ पे हम लोग चर्चा ऑप्शंस लगाएंगे डीपीएसपी के बारे में। डीपीएसपी के राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में, जिसे न्याय संगत तथा मनोविचित दशाओं के बारे में चर्चा करता है। साथ में प्रसूति सहायता मतलब मैटर्निटी लीव के बारे में भी एवं मैटर्निटी हेल्प के बारे में भी चर्चा करता है। जब कभी आपसे मातृत्व अवकाश के बारे में चर्चा करेगा तो आप मौलिक अधिकारों को लगाएंगे, परंतु अगर प्रसूति सहायता के बारे में चर्चा कर ले, किस आधार पर सहायता दी जाएगी, उस दशा में आपको राज्य के नीति निषेध तत्वों की शरण लेनी पड़ेगी। वो भी वर्णन किस में किया गया, आर्टिकल 42 के अंतर्गत। आर्टिकल 42 कहता है, आर्टिकल 42 कहता है राज्य कार्य की न्याय संगत तथा मनोविचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी। इसका एम क्या रहेगा, भारतीय समाज को सामाजिक व आर्थिक रूप से कल्याणकारी राज्य की संकल्पना प्रस्तुत करना। आर्टिकल 42 क्या कहता है, लिख लीजिएगा अगर लिखने की नहीं इच्छा। अच्छा, एक काम करेंगे हम लोग, अभी इसी क्लास के एंड में, अभी इसी क्लास को जहां पे कंप्लीट हो रही होगी तब हम लोग चर्चा कर लेंगे कंप्लीट के बाद अरे में कि क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे, किस किस दशा में, मतलब एक एक आर्टिकल को हम लोग डिटेल से देख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि, इससे संबंधित कौन सा आर्टिकल दिया गया है। अब ऑप्शंस देखिए, आपके बाद क्या है, ऑप्शन 51, 41, 50 और 43, मतलब सभी के सभी राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात डीपीएसपी का एक पार्ट है। अगर यहाँ पे आप तुक्का मारना चाहते तो तुक्का तो नहीं मार सकते थे, क्योंकि तुक्का मारने के लिए तो हम काम ही नहीं करते। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि के संबंधित है आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 कहता क्या है, उस बारे में चर्चा करिए। आर्टिकल 51 कहता है अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा से संबंधित यह घोषणा करता है कि राज्य शांति के प्रयासों हेतु मुख्य तौर पर 3 कार्य करेगा। सबसे पहले राष्ट्रीयों के साथ न्याय संगत और सम्मानजनक संबंध बनाने रखेगा। राष्ट्रीयों के साथ, बगल के राज्यों के साथ न्याय संगत व सम्मानजनक संबंध बनाए रखेगा। सम्मानजनक संबंध बनाए रखेगा। पॉइंट्स याद रखिएगा। आर्टिकल 51 में 3 बारे में चर्चा करता है। सेकंड पॉइंट क्या है, अंतरराष्ट्रीय कानून और संधि के दायित्वों के लिए सम्मान को बढ़ावा देगा। अंतरराष्ट्रीय कानून व संधि का समर्थन व कानून व संधि का ख्याल रखेगा तथा इनके अनुसार ही कार्य करेगा। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट कहता है मध्यस्थता द्वारा ही अंतरराष्ट्रीय विवादों को निपटारे हेतु प्रोत्साहित करेगा। राज्य कभी भी मारपीट, लड़ाई या बल प्रयोग से किसी भी राज्य के साथ विवादों का समापन नहीं करेगा। विवादों हेतु मध्यस्थता का मार्ग, मध्यम मार्ग का ही प्रयोग कर मध्यस्थता द्वारा ही अंतरराष्ट्रीय विवादों को समाप्त करेगा। देखिए, ये बात क्या है, बात तो सही कहेगी कि हमेशा मध्यस्थता द्वारा ही करना चाहिए, परंतु भारतीय संविधान में बहुत अच्छा खेला है कि इसका वर्णन डीपीएसपी में कर दिया गया कि अगर तत्कालीन दशाएं होंगी तो मध्यस्थता के आधार पर किया जाएगा। अगर दशाएं बिगड़ गई कोई नहीं, हमने डीपीएसपी को फॉलो करना कोई जरूरी नहीं है। डीपीएसपी क्या कहता है, डीपीएसपी कहता है अगर राज्य में समुचित दशाएं हैं तब इसका पालन किया जाए, अगर नहीं है तो नहीं किया जाएगा। फिर तो यार मारपीट है ही, कल के दिन अगर नल्ले पाकिस्तान को अंदर रॉल लाएंगे तो कुछ ना कुछ तो पार्टिसिपेट करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमसे पूछता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, अच्छा इसका ऑप्शन तो कंफर्म हो गया ना, ये अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में आर्टिकल 51 के बारे में चर्चा करता है। न्याय संगत, मनोवचित एवं प्रसूति सहायता के लिए कौन सा है, प्रसूति सहायता करने के लिए राज्य के नीति निषेध तत्वों के बारे में वर्णन किया आर्टिकल 42 के माध्यम से। एवं आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग विशेषकर SC/ST के शिक्षा व आर्थिक हितों का संवर्धन हेतु राज्य के नीति तत्व, वो भी कौन सा है, आर्टिकल 46 में इसका वर्णन किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्टिकल 46 पढ़ ले, आर्टिकल 42 पढ़ ले, आर्टिकल 51 पढ़ ले। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों व वस्तुओं के संरक्षण के बारे में बताता है। याद रखिए आर्टिकल 49 जो है, आर्टिकल 49 कहता है कि राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, वस्तुओं एवं स्थानों के संरक्षण में बढ़ावा देगा तथा प्रत्येक अपने भरसक प्रयास करेगा कि उनका मूल रूप स्थायी रूप से बना रहे। राज्य क्या करेगा, जितनी भी ऐतिहासिक स्मारक है, संस्मरण स्थान है, उनके मूल रूप में संरक्षण करेगा, मूल रूप को प्रायोरिटी ज्यादा देगा। ठीक, ऑप्शन कंफर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित प्रावधान क्या है।
किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। उच्च न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। किसी भी न्यायालय द्वारा लागू किया नहीं। नीति निदेशक तत्व है क्या? नीति निदेशक तत्व किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। नीति निदेशक तत्व केवल राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य बनाने की संकल्पना प्रस्तुत करते हैं। अगर राज्य कैपेबल होगा तब तो वो चीज प्रोवाइड करेगा, परंतु अगर कैपेबल नहीं होगा तो वो चीज प्रोवाइड नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उद्देश्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना? देखिए, जो समान नागरिक संहिता, इसी को आपको एक जगह और नाम मिलेगा, समान न्याय संहिता के नाम से भी। तो दोनों ऑप्शन याद रखिए। अगर आपके समान न्याय संहिता के बारे में चर्चा करें, समान न्याय संहिता का आशय क्या है? आप किसी भी व्यक्ति हो, मान लेते हैं आप गरीब हो, आप अमीर हो, आप उच्च कुल के हो, आप निम्न कुल के हो, आप किसी भी धर्म में जन्म लिया हो, आपने किसी भी जाति में जन्म लिया हो, आपने किसी भी जन्म स्थान पे या स्थान में जन्म लिया हो, या आप किसी भी तरह का कार्य करते हो, सभी के लिए न्याय समान रहेगा। न्याय में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। वर्णन किसमें? आर्टिकल 44 में। आर्टिकल 44 क्या कहता है? आर्टिकल 44 कहता है एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया जाएगा। राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान संहिता प्राप्त कराने का भरसक प्रयास करेगा। समान नागरिक संहिता या समान न्याय संहिता के नाम से भी इसको जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन बड़ा सा लिखा हुआ है, अगर इसको पढ़ के दिमाग खराब हो तो मत करिएगा, केवल और केवल अच्छे से पढ़िएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से एक है को प्रतिस्थापित करता है, में यह निर्देश दिया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा, ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने हेतु आवश्यक हो। अब देखिए, हम लोगों ने गांव के सिस्टम में पढ़ा था ग्राम पंचायतों के बारे में। ग्राम पंचायत क्या होती है? एक स्वायत्त निकाय होती है, एक स्वतंत्र निकाय होती है, जो गांवों के विकास के बारे में कार्य करती है। जब शहर को पढ़ते हैं तो शहर में स्थानीय शासनीय इकाई के बारे में पढ़ते हैं, जैसे नगर निगम हो गया, तो ये वहां के बारे में स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकती है। अब इसका वर्णन किस आर्टिकल में किया गया, बस इतना से बताना है। याद रखिए, आर्टिकल 40 क्या है? आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों से संबंधित प्रावधानों के बारे में चर्चा किया कि ग्राम पंचायतों का गठन किस प्रकार से होगा, ग्राम पंचायतों का निर्माण किस प्रकार से होगा, इनका सेवा काल किस आधार पर किया जाएगा, किस आधार पर ये धन की प्राप्ति करेंगे तथा ये अपनी धनराशि का खर्चा किस प्रकार करेंगे, इनका स्ट्रक्चर किस प्रकार का होगा। तो आर्टिकल 40 कंफर्म हो गया। आर्टिकल 40 क्या कहता है? आर्टिकल 40 वह अनुच्छेद है जो राज्य के नीति निदेशक तत्वों में से एक को प्रतिस्थापित करता है। यह निर्देशित करता है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार भी प्रदान करता है जो स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने हेतु योग्य बनाने हेतु आवश्यक हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन से पूछ रहा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस भाग में? ये भी पूछने वाला है कि भाग 4 में इसका वर्णन है। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 36 से लेके 51 तक वर्णन है। आर्टिकल 36 क्या कहता है? आर्टिकल 36 राज्य की परिभाषा के बारे में बताता है। आर्टिकल 37 क्या कहता है? डीपीएसपी न्यायोचित नहीं है, वो केवल राज्यों हेतु स्वैच्छिक रूप से लागू किया गया। अच्छा, इस आर्टिकल के बारे में थोड़ी सी चीजें और याद रखिए। चलिए, क्वेश्चन लगा हुआ है तो अच्छी चीज है। अगला क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता बताया गया? याद रखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनको बी आर अम्बेडकर जी ने अनोखी विशेषता कहा था। अब दो क्वेश्चंस आपके मन में और आ जाएगा, इन्होंने तो अनोखी विशेषता कह दिया, परंतु एक और हैं जिनको ग्रैनविल ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। ग्रैनविल ऑस्टिन क्या कहते हैं? ग्रैनविल ऑस्टिन जी डीपीएसपी व मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान की मूल आत्मा के संज्ञा कहते हैं। मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान की मूल आत्मा की संज्ञा देते हैं। मूल आत्मा की संज्ञा संविधान को मूल आत्मा की संज्ञा देते हैं। कंफर्म हुआ? मतलब क्या है, जो ग्रैनविल ऑस्टिन है, ग्रैनविल ऑस्टिन जी डीपीएसपी और मौलिक अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहते हैं। परंतु ये संविधान की मूल आत्मा के बारे में जब कोई भी चर्चा कर ले तो फिर 2-3 पॉइंट्स और याद रखिएगा जो आपसे बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है, आपसे पूछा जाएगा। मौलिक अधिकारों के बारे में सबसे पहले जो मूल आत्मा के बारे में चर्चा कर ले कि मूल आत्मा क्या है। अगर बी आर अम्बेडकर जी के बारे में हम लोग देखेंगे, भीमराव अम्बेडकर जी मूल आत्मा कहते हैं आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की मूल आत्मा कहते हैं। परंतु वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रस्तावना को मूल आत्मा कहते हैं। और जो ग्रैनविल ऑस्टिन जी मूल आत्मा कहते हैं डीपीएसपी को व मौलिक अधिकारों को।
बी आर अम्बेडकर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अनोखी विशेषता कहते हैं तथा मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 32 है उसको मूल आत्मा की संज्ञा देते हैं। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा आपको घुमाता है, हर एक राइटर्स के बारे में, हर एक व्यक्ति की सोच के बारे में बताता है। तो आपको सभी सोचों को ध्यान रखते हुए अगले क्वेश्चन में लोग स्विच करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित निम्नलिखित में से कौन सी नीति राज्य के नीति निर्देशक तत्वों द्वारा निर्देशित नहीं की जाती? मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात डीपीएसपी में निम्नलिखित में से कौन सी नीति का वर्णन नहीं किया गया? ग्राम पंचायतों का संवर्धन, अभी हम लोगों ने पढ़ा ग्राम पंचायतों को संवर्धन के बारे में आर्टिकल 40 बताता है कि ग्राम पंचायतों का संवर्धन किया जाएगा। समान नागरिक संहिता के बारे में आर्टिकल 44 बताता है कि समान नागरिक संहिता, इसको हम लोग समान न्याय संहिता के बारे में भी जानते हैं। मादक पेय पदार्थों के सेवन पर रोक लगाता है, वो आर्टिकल 47 के तहत। आर्टिकल 47 क्या कहता है? आर्टिकल 47 कहता है कि किसी भी तरह के मादक पदार्थों का रोक लगाने हेतु एवं मादक सेवन एवं पेय दोनों पदार्थों को रोक लगाने के लिए राज्य भरसक प्रयास करेगा। अब ये करेगा कितना वो अलग की चीज है, परंतु अगर राज्य कैपेबल होगा तो इस पे कार्य करेगा। परंतु भवन निर्माण संबंधी किसी भी प्रकार के उपक्रमों की तैयारी या उपक्रमों के नियमों के बारे में भारतीय संविधान के डीपीएसपी के अंतर्गत नहीं किया गया। तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं डीपीएसपी के एक एक पॉइंट्स को डिटेल में, क्योंकि ऐसे अगर हम लोग क्वेश्चन वाइज कवर करेंगे तो हो सकता है लर्न ना हो, हम लोग मेमोराइज ना हो। इसलिए डीपीएसपी के एक एक आर्टिकल को हम लोग ध्यान से देखते चलेंगे, ताकि आर्टिकल से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन हमारी नजर में आ जाता, हमारे एग्जाम्स में आ जाता, तो वो गलत ना हो। केवल गलतियां करने से ही आप लोग सिलेक्शन से दूर जाएंगे और कुछ नहीं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, आर्टिकल 12 क्या कहता है? आर्टिकल 36 क्या कहता है? आर्टिकल 36 में जो राज्य की परिभाषा लिखी वही सेम परिभाषा आर्टिकल 12 के अनुसार लिखी गई है, ठीक है। राज्य को परिभाषित कौन करता है? आर्टिकल 36 में क्या कहते हैं? आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा दी गई तथा यह परिभाषा आर्टिकल 12 के अनुसार होगी तथा आर्टिकल 12 में जिस तरह की परिभाषा का वर्णन किया गया उसी आधार पर राज्य की परिभाषा होगी। आर्टिकल 37 क्या कहता है? इस भाग में समाहित सिद्धांतों को लागू करने, बड़ा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज आ जाए तो याद रखिएगा, डीपीएसपी न्यायोचित नहीं है। डीपीएसपी लिखने में आसान हो जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज न्यायोचित नहीं है। यह राज्यों हेतु स्वैच्छिक है, ये राज्यों हेतु स्वैच्छिक है। अगर राज्य कैपेबल होंगे तो आपको ये सारी सुविधाएं देंगे, परंतु अगर राज्य कैपेबल नहीं होगा तो ये सारी सुविधाएं मिलना ना मिलना राज्य पर डिपेंड करता है। आर्टिकल 38 क्या है? आर्टिकल 38 कहता है राज्य इस प्रकार की व्यवस्था जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देगा। राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करेगा ताकि जनता का कल्याण हो सके तथा जनता के समागम में ही जनता के सुयोग ही पॉलिटिक्स पार्टीज की या कोई भी रूल्स नियम संविधान का गठन हो सके। कौन कौन से परिपूर्ण होने चाहिए? इसमें पॉलिटिकल न्याय के बारे में चर्चा की गई, इकोनॉमिकल जस्टिस के बारे में चर्चा की गई तथा सोशल जस्टिस के बारे में चर्चा की गई। 38 का बी एक पॉइंट है वो याद रखिएगा। 38 का बी कहता है कि आय, प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा असुविधा व अवसर की असमान असुविधा व अवसर की असमानता को दूर अवसर की असमानता को दूर करने का भरकस असमानता को दूर करने का भरकस प्रयास किया जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे, अगला क्वेश्चन पूछता है आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 क्या कहता है? राज्य की अपनी नीति का संचालन इस प्रकार करेगा कि सभी स्त्रियों या पुरुषों को पर्याप्त रूप से साधन प्राप्त हो, आय के साधन, भौतिक संसाधन का समान वितरण हो, किसी का भी मालिकाना हक ना हो, विकेंद्रण की भावना लेके आएगी, समाहित हितों को ध्यान रखते हुए भौतिक संसाधनों का वितरण हो, धान व उत्पादन संसाधनों का संकेंद्रण हो, स्त्री व पुरुषों को समान वेतन के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन लागू हो, राज्य व महिला पुरुष कर्मचारियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाएगा, स्वास्थ्य का दुरुपयोग ना हो तथा उनका आर्थिक शोषण ना हो। कौन कौन से पॉइंट्स नहीं होने चाहिए? सबसे पहला पॉइंट आपको दिया गया कि भौतिक संसाधनों का केंद्रीकरण ना हो, विकेंद्रीकरण हो, राज्य उत्पादन के संसाधनों का समान रूप से वितरण हो, मेल फीमेल में किसी भी तरह की भेदभाव ना किया जाए, दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, साथ में महिला एवं पुरुषों के स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाएगा, दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। एवं इसी का एक 39 का बी नंबर है जो कहता है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की जाएगी। मतलब क्या है? अगर आप नेशनल लेवल पे हो, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, अगर आप कोर्ट जाते हो तो आपको समान न्याय मिल सके और इसके लिए
फ्री में या फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आपके पास सुविधा नहीं है तो न्यायिक सहायता भी आपको फ्री में दी जाएगी, न्यायिक सलाह भी आपको फ्री में दी जाएगी। कंफर्म हो गया। ये जोड़ा कब गया था वो याद रखिएगा, 25वां संविधान संशोधन 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा इसे जोड़ा गया। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 31 का सी। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन पूछता है कि आर्टिकल 40 क्या कहता है। आर्टिकल 40 भारतीय राज्य में ग्राम पंचायतों को स्वायत्त इकाई के शासन के रूप में शामिल करने पर संगठित करता है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि महात्मा गांधी की वास्तविक छवि या महात्मा गांधी का मानवात्मक रूप से महात्मा गांधी का वास्तविक छवि कहाँ देखने को मिलती है, आर्टिकल 40 में, जहां पे ग्राम पंचायतों का गठन होता है। ग्राम पंचायतों के गठन से क्या होगा कि राज्य की जो केंद्रीय व्यवस्था है, केंद्रीय व्यवस्था का विकेंद्रीकरण किया जाएगा एवं शासन प्रशासन व्यवस्था राज्य के प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में हैंडओवर की जाएगी। आर्टिकल 41 क्या कहता है, आर्टिकल 41 कहता है राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्यता और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के शिक्षा पाने के लिए बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी व निःशक्तता तथा अन्य अनिर्वाह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी उपक्रम बनाएगा। बड़ी भयानक सी लैंग्वेज हो गई होगी आप सभी लोगों को, नहीं समझ में आ रही, कोई कंफर्म नहीं। अगला देखिए, शॉर्ट फॉर्मेट भाषा में किस तरह से है कि राज्य अपने सभी नागरिकों को उनकी योग्यता के अनुसार काम देने एवं शिक्षा देने का कार्य करेगा तथा बीमारों एवं वृद्धों के लोक कल्याण हेतु पॉलिसीज का निर्माण करेगा। उनकी योग्यता के अनुसार काम देगा, योग्यता के अनुसार काम देगा, उन्हें शिक्षा देने का कार्य करेगा तथा जो वृद्ध जन है, बूढ़े बीमार लोग हैं, उनकी सहायता करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछता है कि आर्टिकल 42 में, आर्टिकल 42 क्या कहता है, राज्य काम की न्याय संगता एवं मनोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रसूति सहायता के लिए प्रबंध करेगा। कंफर्म हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्टिकल 43 क्या कहता है। आर्टिकल 43 कहता है, आर्टिकल 43 निर्वाह मजदूरी को आवश्यक कर देता है। निर्वाह मजदूरी क्या है, एक न्यूनतम वेतन होगा, मिनिमम वेतन होगा जो कंपलसरी हो जाएगा। कौन कौन से पॉइंट्स हैं, आर्टिकल 36 में भाषा के बारे में, आर्टिकल 37 क्या कहता है, सिद्धांतों को न्यायोचित रहेगा, न्यायोचित नहीं है, केवल राज्य जब कैपेबल होगा तब लागू। आर्टिकल 38 क्या कहता है, आर्टिकल 38 कहता है जन कल्याण की भावना एवं सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देगा। आर्टिकल 39 कहता है कि मेल एवं फीमेल में कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, दोनों को समान वितरण देगा, समान रूप से धनराशि देगा। और आर्टिकल 39 के 40 क्या कहता है, ग्राम पंचायतों के बारे में। आर्टिकल 41 क्या कहता है कि योग्यता के अनुसार कार्य देगा तथा वृद्धों की सेवा भी करेगा। आर्टिकल 42 क्या कहता है, आर्टिकल 42 का कहता है कि मनोवचित दशा के आधार पर कार्य किया जाएगा, मनोवचित न्याय संगत एवं मनोचित दशाओं के आधार पर कार्य करने तथा प्रसूति सहायता के लिए उपबंध किए गए। आर्टिकल 43 क्या कहता है, निर्वाह मजदूरी, एक मिनिमम वेतन फिक्स करना होगा जिस आधार पर लोगों को वेतन दिया जाएगा। इसके दो पार्ट्स ऑफ है, सहकारी समितियों की अभिवृद्धि करना एवं उद्योगों में प्रबंधन एवं कर्मकारों में भाग लेना। आर्टिकल 44 क्या कहता है, आर्टिकल 44 कहता है समान न्याय संहिता के बारे में चर्चा करता है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से न्याय मिल सके, इस बारे में चर्चा करता है। आर्टिकल 45 क्या कहता है, आर्टिकल 45 के बारे में थोड़ा सा की पॉइंट्स याद रखिएगा। 26वां संविधान संशोधन सन 2002 द्वारा इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया है क्या, राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बालिका आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं फ्री शिक्षा के बारे में प्रोत्साहित करेगा। पहले केवल करता, इसके बाद 6वां संविधान संशोधन है जिससे मौलिक अधिकार बन गया, तो अब ये तो कंपलसरी मिलना ही मिलना है। 6 से 14 वर्ष तक के आयु के विद्यार्थियों को, बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। आर्टिकल 46 क्या कहता है, आर्टिकल 46 कहता है राज्य अपने दुर्बल वर्ग, SC ST हेतु सुरक्षा शिक्षा अर्थ संबंधी प्रावधान करेगा। अनुसूचित जनजातियों हेतु अर्थ संबंधित, धन संबंधित एवं सुरक्षा अभिवृद्धि करेगा तथा उनके किसी भी प्रकार के शोषण होने से सुरक्षा करेगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है, आर्टिकल 47 कहता है राज्य पोषाहार स्तर एवं जीवन स्तर को ऊंचा करने, लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का प्रयास करेगा तथा मादक पदार्थों एवं हानिकारक पदार्थों औषधियों का निषेध करेगा। आर्टिकल 47 कंफर्म। आर्टिकल 48 कहता है राज्य कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक ढंग से करने तथा दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने पर कदम उठाएगा। इसी आधार पर उत्तर प्रदेश में गौवंश की हत्या पर रोक लगा दी जा चुकी है। क्यों, क्योंकि आर्टिकल 48 क्या कहता है, पहली बात तो जो डीपीएसपी है क्या, यह न्यायोचित नहीं है, परंतु राज्य लागू करना चाहे तो लागू कर सकता है। इसी आधार पर आर्टिकल 48 क्या है, आर्टिकल 48 क्या कहता है, आर्टिकल 48 में चर्चा की गई कि किस प्रकार के जानवरों के या किस प्रकार के पशुओं के
वध पे रोक लगाया जा सकता है। इसमें एक की पॉइंट दिया गया, दुधारू पशुओं के वध पे रोक लगाया जा सकता है। आर्टिकल 48 का ये कहता है, राज्य देश के पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन का, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। अगला पॉइंट क्या कहता है, आर्टिकल 49 के बारे में चर्चा की गई है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण करेगा। आर्टिकल 50 कहता है, राज्य की लोक कल्याण के, लोक सेवाओं, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका को अलग करेगा। क्या है, न्यायपालिका अलग रहनी चाहिए, कार्यपालिका अलग रहनी चाहिए तथा दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करनी चाहिए। इस बारे में भी कदम डीपीएसपी में लिखा गया है कि जो भारतीय परिवेश है वो उठाएगा। आर्टिकल 51 कहता है, आर्टिकल 51 राज्य में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को महत्व देता है। अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को महत्व देता है क्या, राज्यों के बीच न्याय संगत एवं सम्मानपूर्ण संबंध बनाए जाएंगे, शांति व सुरक्षा में अभिवृद्धि की जाएगी, लोग एक दूसरे के व्यवहारों में अंतरराष्ट्रीय विधि एवं संधिवादिताओं के प्रति आदर रखेंगे, अंतरराष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाया जाएगा, किसी भी बल प्रयोग द्वारा नहीं निपटाया जाएगा। अभी तक भारतीय संविधान में डीपीएसपी के अंतर्गत दो संशोधन होते हैं, एक 42वां संविधान संशोधन, एक 44वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976, 44वां संविधान संशोधन 1978। 1978 द्वारा 38 का बी जोड़ा गया एवं 1976 द्वारा 39 का ए, 39 का चा, 43 का और 48 का 48 का ए, 48 का ए, 48 39 का ए और 39 का चा, ये पॉइंट्स जोड़े गए। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। आज हम लोगों ने चर्चा की, पहले हम लोगों ने क्वेश्चंस पढ़े, क्वेश्चन सीरीज के बाद हम लोगों ने पढ़ा आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। आर्टिकल 36 क्या कहता है, राज्य की परिभाषा के बारे में बताता है, राज्य क्या होगा। आर्टिकल 37 क्या कहता है, ये डीपीएसपी न्यायोचित नहीं है, परंतु राज्य अपनी स्वेच्छा से उसको प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 38 क्या कहता है, आर्टिकल 38 क्या कहता है, राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करेगा जिसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल तथा सोशल जस्टिस से परिपूर्ण राज्य। आर्टिकल 39 क्या कहता है, मैन और फीमेल, मेल और फीमेल दोनों में किसी भी तरह की असमानता नहीं रहेगी, दोनों को समानता रखी जाएगी। आर्टिकल 40 क्या कहता है, पंचायतों के गठन के बारे में आर्टिकल 40 वर्णन करता है। आर्टिकल 41 क्या कहता है, आर्टिकल 41 कहता है कि राज्य अपने नागरिकों को उनकी योग्यता के अनुसार कार्य देगा तथा वृद्धों की सेवा भी करेगा। आर्टिकल 42 क्या कहता है, आर्टिकल 42 कहता है कि राज्य मनोचित दशाएं तथा स्त्री प्रसूति में सहायता देगा, मैटरनिटी लीव, मैटरनिटी हेल्प भी करेगा। आर्टिकल 43 क्या कहता है, आर्टिकल 43 आपके सामने निर्वाह मजदूरी के बारे में बताता है कि एक न्यूनतम वेजेस तय होंगे, उस वेजेस के आधार पर सबको पैसा मिलेगा, सबको धन, उससे कम किसी को नहीं दिया जाए। आर्टिकल 44 क्या कहता है, आर्टिकल 44 कहता है समान नागरिक संहिता के बारे में चर्चा करता है, इसी को समान न्याय संहिता के बारे में भी कहते हैं। आर्टिकल 45 क्या था, पहले तो ये डीपीएसपी में था, परंतु वर्तमान समय में 86वां संविधान संशोधन होता है, जिसके तहत 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसको मौलिक अधिकार बना दी गई। 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के बारे में चर्चा करता है। आर्टिकल 46 कहता है एससी एसटी एवं दुर्लभ आय वर्ग के व्यक्तियों को, दुर्बल वर्ग के व्यक्तियों को शिक्षा व आर्थिक संबंधी प्रावधान दिए जाएंगे, कुछ विशेष। आर्टिकल 47 क्या कहता है, आर्टिकल 47 कहता है राज्य अपने निवासियों के जीवन स्तर को सुधारने हेतु एवं स्वास्थ्य को सुधारने के लिए कार्य करेगा। आर्टिकल 48 में चर्चा की गई कि कृषि एवं पशुपालन से संबंधित नए उन्नत तरीके अपनाए जाएंगे। आर्टिकल 49 कहता है कि राज्य अपनी जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उनका मूल रूप से संरक्षण करेगा। 50 कहता है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका दोनों को अलग करेगा। आर्टिकल 51 कहता है अंतरराष्ट्रीय शांति संबंधी, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में चर्चा करता है। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सेशन पसंद आया तो लाइक करके दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए थे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों, और हाँ, शेयर करना मत भूलना।